प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं, जहां खबर भी है और विश्लेषण भी। और स्वागत करता हूं मैं आपके साथ पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहले देशभक्त और देशद्रोही की एंट्री हुई। अब ज्ञानवापी भी इस निकाय चुनाव का मुद्दा बन गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, खुद बीजेपी कह रही है। मंत्री उषा ठाकुर ने बीजेपी और कांग्रेस का फर्क बताने के लिए कल कहा था कि यह चुनाव देशभक्त बनाम देशद्रोही के बीच है। और अब बीजेपी के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ये कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में ज्ञानवापी भी मुद्दा है। चुनाव भले ही छोटा है, लेकिन शोर ज्ञानवापी का है। वाराणसी का वही ज्ञानवापी जहां बाबा के प्रकट होने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के रन के साथ ही देशभक्त और ज्ञानवापी जैसे मुद्दों की भी एंट्री हो गई है। पहले सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर के देशभक्त और देशद्रोहियों को लेकर दिए बयान के बाद अब बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ज्ञानवापी का मुद्दा उठा दिया है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि चाहे वो भारत के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मुद्दे हों, लगता है हमको कि स्थानीय चुनाव है, लेकिन ज्ञानवापी पर भी जो पाप कांग्रेस कर रही है, जिन तत्वों को ताकत देकर आज भी हमारे हृदय को आहत कर रही है, ये मुद्दे भी लोगों के मनमानस में हों। पवैया ने नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ज्ञानवापी पर कांग्रेस पाप कर रही है, उन तत्वों को ताकत देकर जनता के हृदय को आहत कर रही है। ज्ञानवापी जैसे मुद्दे भी जनता के जहन में हैं, इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे भी निकाय चुनाव में काम करेंगे। ये नगरीय क्षेत्र का चुनाव है और नगरीय क्षेत्र के चुनाव में कमोबेश राष्ट्रीय मुद्दे भी काम करते हैं, धरती पर चलने वाली योजनाएं भी काम करती हैं, और कहीं इसमें विपक्ष हमारे सामने टिक नहीं रहा है। जब पढ़ा लिखा मतदाता नगरीय क्षेत्र का मतदाता वोट डालने जाता है तो उसके जहन में ये सारे मुद्दे काम करते हैं। आप गरीब के साथ जो अन्याय मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया, उसके अलावा भी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ कांग्रेस करती रही, ये सारी बातें मिलकर जो वातावरण बनेगा, जो मन बनेगा मतदाता का, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बनने वाला है। पवैया का दावा है कि कांग्रेस किसी नगर निगम में खाता तक नहीं खोल पाएगी। कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कैप्टन धूप में निकलने को तैयार नहीं हैं, जबकि बीजेपी बूथ विजय अभियान चलाने जा रही है, जिसमें खुद सीएम शिवराज भी शामिल होंगे। कांग्रेस के कैप्टन अभी धूप में निकलने को भी तैयार नहीं हो पाए और हमारे मुख्यमंत्री बूथ विजय संकल्प अभियान में शहर तो छोड़ दीजिए, बूथ पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या मुकाबला करेगी कांग्रेस हमारा? बात कांग्रेस के कैप्टन पर उठी है और ज्ञानवापी को लेकर कांग्रेस के पाप तक जा पहुंची है। ऐसे में कांग्रेस भला खामोश कैसे रहती? कांग्रेस कह रही है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनावों में हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए भाजपा के नेता नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दों की बात न करके अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमारे दो नेताओं ने देश के लिए शहादत दी। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने आतंकवाद के लिए अपने जान न्यौछावर कर दी। उसके बाद भाजपा के नेता ये झूठे प्रपंच और झूठे राष्ट्रवाद की बातें ना करें। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले जनता का हिसाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? जयभान सिंह पवैया से पहले सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर भी नगरीय निकाय चुनाव में देशभक्त और देशद्रोहियों को लेकर बयान दे चुकी हैं। इंदौर में दिए अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि ये चुनाव देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का है। 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। मध्य प्रदेश में पंचायत के साथ नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मौजूदा वक्त में प्रदेश के सभी 16 नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है। एमपी में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, लिहाजा नगरीय निकाय चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए छोटे चुनाव में बड़े मुद्दे किसी बड़े मिशन की तरफ इशारा कर रहे हैं।
शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में चुनाव छोटा है लेकिन मुद्दे बड़े हैं। अब निकाय चुनाव में ज्ञानवापी की एंट्री हो गई। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा ज्ञानवापी भी एक मुद्दा है। इधर मंत्री उषा ठाकुर पहले ये कह चुकी हैं कि ये चुनाव तो देशभक्त बनाम देशद्रोही के बीच है। आखिर छोटे चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे क्यों छा रहे हैं या क्यों लाए जा रहे हैं, मतदाता को सोचना है। बढ़ते हैं आगे। इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी में परिवारवाद पर पैनी नजर है। दोनों ही पार्टियां ये दिखाने या समझाने के मूड में हैं कि सियासत में परिवारवाद की नो एंट्री है। उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस ने एक पार्टी एक टिकट का प्रस्ताव पास किया था। भोपाल दौरे पर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सख्त लहजे में कहा था कि बीजेपी नेता पुत्रों को टिकट देने की बजाय कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। और अब सिंधिया ने भी खुद आगे आकर परिवारवाद पर प्रहार किया और बेटे महा आर्यमन की सियासत में एंट्री पर फिलहाल विराम लगा दिया। ये सिंधिया राजघराने की अगली पीढ़ी है। महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र आर्यमन सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया को जब GDCA का उपाध्यक्ष बनाया गया तो सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो चली थी। सिंधिया घराने की एक और पीढ़ी राजनीति में एंट्री की तैयारी में है। कयास लगाए जा रहे थे कि 2023 आर्यमन सिंधिया की राजनीति में एंट्री हो सकती है, लेकिन खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन चर्चाओं पर यह कहकर विराम लगा दिया कि राजनीति में एक समय में सिंधिया परिवार का एक ही सदस्य रहता है। मेरे परिवार ने पिछले 40 साल से ये नियम अपनाया है। कहा था कि किसी भी नेता की फैमिली में टिकट नहीं जाएगा। आप भी इसी बात से सहमत हैं क्या, चाहे वो मंत्री हो या सांसद? मैंने तो सदैव, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता कि नेता के परिवार में टिकट जाएगा या नहीं जाएगा। मैं आपने तो सदैव देखा है कि सिंधिया परिवार के अंतर्गत एक परिवार का सदस्य ही राजनीति में रहता है। तो ये तो पिछले 30-40 साल से हम लोग ने अपने जीवन काल में ही परिवार में अपनाया है और ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है, क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए। परिवार का एक सदस्य हो वो काफी होना चाहिए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की माने, आर्यमन की सियासत में एंट्री तभी मुमकिन है जब सिंधिया खुद सियासत से संन्यास ले लेंगे। हालांकि सिंधिया के इस बयान से पहले परिवारवाद को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान एक बड़ी लाइन खींचते हुए साफ कर दिया था कि नेता पुत्र को टिकट देने के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। अब कांग्रेस कह रही है सिंधिया ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सिंधिया जी ने एक परिवार में एक टिकट का मामला उठाकर एक तीर से कई निशाने कर दिए। गोपाल भार्गव, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सारे लोगों को लपेटते हुए और लेटेस्ट में उन्होंने जो है गोविंद राजपूत पर भी जो है ये हिदायत नसीहत दे दी है कि एक परिवार में एक टिकट होना चाहिए और ये काफ़ी होना चाहिए। तो क्या हीरा सिंह राजपूत की टिकट अब कटेगी? ये जो इशारा है ये किस किस पर इशारा है? जाहिर है सियासत में मौके के हिसाब से नियम बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन सिंधिया ने परिवारवाद को लेकर जिस तरह पार्टी लाइन पकड़ी है इसे सियासत में अच्छी पहल तो मान ही सकते हैं। साथ ही सिंधिया ने पार्टी को भी कई सवालों से बचा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो परिवारवाद को लेकर दोनों ही पार्टियां सख्त इस बात तो नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट का प्रस्ताव पहले ही पास कर दिया है। उधर बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा भी भोपाल में साफ कह चुके हैं और सख्त बयान परिवारवाद पर दे चुके हैं। अब सिंधिया ने परिवारवाद पर विराम लगाने की बात कही है। सिंधिया का यह बयान बीजेपी के कई नेताओं का सपना तोड़ सकता है। क्या होगा आने वाले कल में देखना होगा, लेकिन कल हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का रण है और ऐसे में हरियाणा से रायपुर लाए गए कांग्रेसी विधायकों को दिल्ली ले जाया गया। खुद सीएम बघेल विधायकों के साथ गए हैं। हालांकि रायपुर से 3 चार्टर प्लेन उड़े हैं, एक में विधायक, एक में सीएम बघेल और एक चार्टर प्लेन में हरियाणा के कुछ कांग्रेस नेता हैं। हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव की सियासी लड़ाई अब क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी है।
हरियाणा से रायपुर आकर डेरा जमाए कांग्रेसी विधायकों का उड़न खटोला उड़ चुका है। रात भर की बात है, अगली सुबह यानी 10 जनवरी को इनकी एंट्री सीधे विधानसभा में होगी, पूरे सुरक्षा बंदोबस्त के बीच। मेफेयर से विधायकों का काफिला सीधे एयरपोर्ट पहुंचा। खुद सीएम बघेल एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तमाम जो विधायक है वो यहाँ से अब है चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अंदर है, उनसे बातचीत हो गई। हम एक बार कोशिश करेंगे कि जरा एक बार भीतर की भी जो तस्वीर है वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जो हरियाणा कांग्रेस के जो तमाम विधायक है वो यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उनसे मुलाकात हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे पहले पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत होगी, क्योंकि स्वाभाविक है वो सीनियर ऑब्जर्वर है, इसलिए जो है उन्हीं पे भरोसा जाए। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकले और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे उनकी जो है मुलाकात है वो हो रही है, बातचीत हो रही है। बताया जा रहा है कि 3 चार्टर प्लेन रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए। एक प्लेन में हरियाणा के कांग्रेस विधायक रायपुर से दिल्ली रवाना हुए हैं। एक चार्टर प्लेन से सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ रवाना हुए हैं और तीसरे चार्टर प्लेन से 6 लोग हरियाणा रवाना हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने जीत का दावा भी किया है। सब अपने साथ। और आप ये सब विधायकों को लेकर चंडीगढ़ ही जा रहे हैं, जितने जाएंगे देखते जाइए। दरअसल कांग्रेस को हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, इसीलिए पार्टी ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ में रखा था। दरअसल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन को हरियाणा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस बीच राज्यसभा के सियासी रण में एक अन्य उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की एंट्री हो गई। अब खेल यह है कि कांग्रेस के पास अपने 31 विधायक हैं और कांग्रेसी प्रत्याशी की जीत के लिए काफी भी हैं, लेकिन कांग्रेस को खतरा क्रॉस वोटिंग से है। कार्तिकेय के पास बीजेपी, जजपा, निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन है। हालांकि ये सब मिलकर 31 तक नहीं पहुंचते, गिनती में 28 ही होते हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से पार्टी के अंदर ही कई नेताओं में नाराजगी चल रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस डरी है। लेकिन कल लड़ाई की असली तस्वीर कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो करीब सप्ताह भर रायपुर रहने के बाद ये विधायक दिल्ली चले गए हैं। कल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग है और इसमें ये शामिल होंगे। हरियाणा के कांग्रेस विधायक के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वे भी पहुंचे हुए हैं। बता दें कि अजय माकन को यहां प्रत्याशी बनाया गया और अजय माकन की राज्यसभा सीट पर पेच फंसा हुआ है और इस सीट को निकालने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है। कल हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और जब वोटिंग होगी उसके बाद ही समझ में आएगा, जब नतीजे आएंगे तभी समझ में आएगा कि किसकी कवायद ने कितना रंग दिखाया। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हुए 6 महीने हो चुके हैं। 9 दिसंबर को सरकार ने दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया था और इस सिस्टम के लागू होने से लेकर अब तक जनता और पुलिस के स्तर पर कई बड़े बदलाव हुए। अभी तक नतीजों पर अगर नजर डाली जाए तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के साथ साथ आम जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए कारगर साबित हो रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ था। इसे कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अहम कदम बताया गया था। सीएम शिवराज ने कहा था कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, भौगोलिक स्थितियां बदल रही हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। लिहाजा भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम मुफीद होगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिल जाते हैं। होटल और बार के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी पुलिस को मिल जाता है। इसके अलावा धरना प्रदर्शन की अनुमति देना, दंगे के दौरान लाठीचार्ज या कितना बल प्रयोग हो, ऐसे फैसले भी सीधे पुलिस कर सकती है। कुल मिलाकर पुलिस का अधिकार और शक्ति बढ़ जाती है। 2019 से करनी चाहिए और 2019 की तुलना में भी हमारा कुछ हेड्स में बढ़ोतरी है, कुछ में कमी है, परंतु कुल मिलाकर के भादवी के जो अपराध हैं उसमें लगभग 20% की वृद्धि 2019 की तुलना में आई है और 2021 की तुलना में लगभग 35% की कमी मान सकते हैं। पिछले 6 महीने में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का फायदा भी दिखाई देने लगा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 6000 से ज्यादा बदमाशों पर वाउंड ओवर की कार्रवाई की गई। पुलिस का पूरा काम पेपरलेस हो गया है। सॉफ्टवेयर से चालान की कार्रवाइयों में पारदर्शिता आई है।
वर्चुअल कोर्ट से ट्रैफिक सिस्टम को कनेक्ट किया गया है। पुलिस ने साइबर सिस्टम को मजबूत किया है। इसके अलावा पुलिस कोर्ट की स्थापना, कम्युनिटी पुलिस, बीट और फीडबैक सिस्टम जैसे बड़े बदलावों से अपराध में 40% तक कमी दर्ज की गई। बात आर्थिक राजधानी इंदौर की करें तो इंदौर पुलिस ने अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। क्विक रिस्पांस टीम है, निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम सोशल मीडिया पर नजर रखती है। इसके लिए पुलिस के पास स्पेशल सोशल मीडिया एनालिसिस की टूल्स हैं। कोई दूर बैठकर भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर स्पेशल टास्क फोर्स की नजर है। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली आर्थिक राजधानी में पुलिस ने ट्रैफिक सिस्टम पर खास फोकस किया है। आंकड़ों की बात करें तो 6 महीने में 50,000 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई। नियम तोड़ने पर 4,000 बस, 280 ट्रक और कूली वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन लिया। यहां तक कि पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर मॉडिफाई कराने वालों पर भी एक्शन लिया। ट्रैफिक पुलिस के लिए अतिरिक्त फोर्स भी लगाए गए। इसके अलावा इंटेलिजेंस को मजबूत किया गया। थानों में फीडबैक रजिस्टर भी एक बड़ा कदम है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और सेक्स रैकेट पर भी पुलिस ने लगातार एक्शन लिए हैं। हर उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर, हर उस संगठित गिरोह पर हमला किया है, उस पर कड़ा प्रहार किया है, जो कि एक बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक है। पिछले दिनों अगर हम देखें तो 1 महीने के अंदर पुलिस ने 2 बार ऐसे अभियान चलाए हैं, जिसमें एक दिन के अंदर एक बार 1600 से ज़्यादा और एक बार 1700 से ज़्यादा अपराधियों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की गई, जिसमें 150 से ज़्यादा प्रत्येक बार वारंटी सम्मिलित थे जो गिरफ्तार किए गए। और इस तरह की बड़ी कार्रवाइयों से अपराधियों के हौसले टूटे हैं। दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर आम लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। आजादी से पहले अंग्रेजों के दौर में कमिश्नर सिस्टम लागू था। कमिश्नर व्यवस्था में पुलिस कमिश्नर का पद सर्वोच्च होता है। अंग्रेजों के जमाने में यह सिस्टम कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हुआ करता था। इसे आजादी के बाद भारतीय पुलिस ने अपनाया, लेकिन वक्त के साथ साथ सामान्य पुलिसिंग ही चलन में आ गई। लेकिन 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के 2 अहम और बड़े शहरों में इसकी शुरुआत की गई है, जिसके फायदे भी दिखने लगे हैं। हालांकि अभी 6 महीने ही पूरे हुए हैं और पुलिस के पास चुनौतियों की कमी नहीं। जाहिर है अभी लंबा सफर बाकी है, लेकिन इस नए सिस्टम से नई उम्मीद जरूर जागी है। भोपाल से मनोज राठौर के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। तो आपको याद होगा कि 9 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों, एक राजधानी भोपाल और दूसरा आर्थिक राजधानी इंदौर में, जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया था। कई चुनौतियां और उम्मीदों के साथ ये प्रशासनिक तालमेल बिगड़ने की आशंका भी बलवती थी, लेकिन इसके बावजूद 6 महीने का अगर अभी तक का डेटा देखा जाए तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अच्छे परिणाम निकलकर सामने आए हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के किसानों को अभी मानसून के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि खेती किसानी के लिए अन्नदाता तैयार बैठे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जानने के लिए ये रिपोर्ट जरा देखिए। मॉनसून की राह देखने के लिए किसानों की आंखें आसमान पर टकटकी लगाए हुए हैं। बुआई के लिए किसानों ने खेत तैयार कर रखे हैं। किसानों को बारिश का इंतजार है, लेकिन तेज गर्मी और लू के प्रकोप बता रहे हैं कि अभी मॉनसून आने में देरी है। ये देखो, जो भी मानसून की तैयारी दिख रही है उसके हिसाब से जो खाद बीज सब इकट्ठा करना, खातू इकट्ठा करना, जो भी मतलब और भी व्यवस्था खेती में लगती है, ट्रैक्टर बुलाना, जितनी भी व्यवस्था में सब लगे हुए हैं। सारे किसान अभी एक ही लगे कि अपनी अपनी खेती का विशेष ध्यान रखें। जुते उते करे हैं, क्यारी वारी बनाए चला थे। अभी ये 15 तारीख के पानी आही की कहा थे, ओकरे से साफ सुथर चला थे। अभी मॉनसून की एक्टिविटी धीमी हो जाने और विंड पैटर्न में बदलाव नहीं होने की वजह से लग रहा है मॉनसून आने में देरी हो सकती है। साल 2007 में भी ऐसी स्थिति बनी थी, जिसके कारण मॉनसून देरी से आया था। वेस्टर्ली विंड की स्ट्रेंथ है वो बढ़ना चाहिए, मॉइस्चर बढ़ना चाहिए, फिर रेन लगातार वो होना चाहिए। तो ये सारी अभी जो सिम्टम है वो नहीं होने के कारण से फिलहाल अभी नई दिल्ली द्वारा मानसून के जो NLM बोलते हैं, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, वो अभी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।
प्रदेश में 68 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती कार्य किया जाता है, जिसमें 48 लाख हेक्टेयर पर लगेगी खरीफ की फसलें। 36 लाख हेक्टेयर पर इस साल धान की फसलें लगाने की तैयारी की गई है। जो हमारा बोया गया क्षेत्रफल है अभी खरीफ और रबी का मिलाकर लगभग 68 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारी खेती होती है और इसमें 48 लाख हमारा खरीफ का है और 18 लाख हमारा रबी का क्षेत्रफल है। प्रदेश के अधिकांश किसान मानसून पर निर्भर हैं। ऐसे में समय पर मानसून नहीं आया तो कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 जून को छत्तीसगढ़ में मानसून आना था, लेकिन अब सिस्टम डेवलप नहीं होने की वजह से मानसून में देरी की संभावना जताई जा रही है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। और अब जब मानसून में देरी होगी तो फिर क्या क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी के लिए अन्नदाता तैयार दरअसल बैठे हैं, लेकिन इंद्रदेव लगता है कि अभी किसानों से नाराज हुए बैठे हैं और इसीलिए मानसून के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। विंड पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये एक बड़ी परेशानी बन रहा है। 2007 में ऐसे हालात बने थे कि देर से मानसून आया था। क्या मानसून कम सून लोग कहते रहेंगे और मानसून कब आता है अब देखना होगा, लेकिन किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो और कब वो अपना खेती किसानी का काम शुरू करें। प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।